सबको? बच्चों स्क्रीन दिखनी शुरू हो गई है सबको? यस सर। जी सर। सर। हमने लास्ट क्लास में फटाफट से देखे डेफिनेशन कर ली थी, एट्रीब्यूट्स कर लिए थे। जिन्होंने नहीं करे उनके पास वीडियो आ गई है और वीडियो ऐप पे भी डाल दी है या हमने व्हाट्सएप कर दी है। ये हमने बर्फी पी किया था ऑब्जेक्टिव, फ्लेयर किया था हमने फंक्शंस, और हमने एनपीओएस की पावर 3 डिफरेंस कर लिया था काउंटिंग और बुक कीपिंग में। क्या आपको ये शॉर्टकट टिप्स पर हो गए हैं? यस सर। यस सर। यस सर। कोई बच्चा ये सारे के सारे शॉर्टकट सिखा सकता है हमारे को? सुना सकता है, मतलब सिखा सकता है, मतलब सुना सकता है एक बारी? कोई ऐसा है जिसको सारे याद हो इस वक्त? चलो अगली क्लास में सुनेंगे आपसे। कोशिश करना कि कोई बच्चा सारे सुना पाए। जैसे एट्रीब्यूट्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेटिंग। बर्फी भी प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, असिस्टिंग द मैनेजमेंट, रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल पोजीशन डिटेक्ट करना, इंफॉर्मेशन देना, लास्ट डिटेक्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फ्लेयर, preparation of financial statement, meeting legal formalities, assisting the management, communicating information to the user, are a systematic financial recording. NPS की बात होती है, nature, performance, objective, stage, scope, special skills। इस तरीके से आपको सारे याद होने चाहिए। और आज हम करने वाले हैं एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। चलो आप लोग बताना शुरू करो कि अकाउंटिंग से आपको क्या लगता है। अभी आपने कुछ क्लास अकाउंट्स पढ़ा है, किसी ने 1 महीने पढ़ लिया, किसी ने 2 महीने पढ़ लिया, किसी ने 10 दिन पढ़ लिया। आपको क्या लगता है कि अकाउंटिंग के क्या क्या फायदे होंगे? अपनी तरफ से सोच के, किताब को दिखे बिना, किताब को देखे बिना। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ये लो आई के आगे लिख देता हूँ। प्रोवाइड्स सर हेल्प्स इन मैनेजमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। Helps to record financial transactions. एक मिनट, एक बच्चे ने बोला हेल्प्स टू मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, और हेल्प्स इन सेल ऑफ बिजनेस। क्या बात है, ये कैसे सोच लिया? बहुत ही बढ़िया पॉइंट सोच लिया ये। Helps to maintain records. इन सेल ऑफ बिजनेस। सर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। कंपैरेटिव स्टडी। एक मिनट, जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना, जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती तो हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर देता है ये, बिकॉज इट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है तो हमें हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। सी एक बच्चे ने बोला कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं अकाउंटिंग से, हम 2 कंपनियों का कंपैरिजन कर पाएंगे, तो हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी। बहुत बढ़िया पॉइंट। और सर हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, क्या बात है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बहुत बढ़िया, बिना देखे बोलना, अपनी तरफ से सारा पूरा कवर करा रहे हो तुम पे। और कोई भी चीज का सबूत अकाउंटिंग दे देता है। अगर आपके पास किसी चीज का बिल पड़ा हुआ है और आपने अकाउंटिंग करी हुई, तो आपका सबूत है कि वो चीज आपकी है, तो इट गिव्स एविडेंस। एविडेंस कोर्ट में अगर कभी जरूरत पड़ जाए, एविडेंस इन कोर्ट। अगर आपको लोन लेने की जरूरत पड़ जाए, अगर आपको लोन लेने की जरूरत पड़ जाए तो आपको अकाउंट्स के बिना कोई भी लोन नहीं देता, तो फैसिलिटेट्स लोन। सर अकाउंट्स के बिना लोन नहीं देता, मतलब समझ गया। आपको बैंक को दिखाना पड़ता है कि भैया मैं कमाता हूं। आपको बैंक को ये दिखाना पड़ता है कि आप कमाओ हो, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आपकी अर्निंग है। बैंक किसी को लोन नहीं देता ऐसे।
जब तक आप ये नहीं दिखाओगे कि मैं कमाता हूं, तब तक आपको वो लोन नहीं देगा। सर बैंक के खुद भी तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज एक बार दोबारा सर बोले। मैं कह रहा हूँ बैंक के आराम आराम से बोले। आप जितना तेज वॉल्यूम में बोलेंगे आपकी सर मैं आवाज, कह रहा हूँ अब आ रही है। बिल्कुल स्लो बोले आप, बहुत ज्यादा तेज ना बोले, वो आवाज बफर कर रही है। स्लो बोले, धीमे धीमे अच्छा बोले। अब हाँ आ रही है। हाँ आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ बैंक भी तो लोन के लिए फोन करता है देने के लिए। हाँ बैंक लोन के लिए फोन करता है। जब आप लोन लेने जाते हो, वो कहता है अपना इनकम टैक्स रिटर्न लेके आओ, अपनी बैलेंस शीट लेके आओ, अपना पीएनएल लेके आओ, बताओ आप कमाते हो, आप वापस कैसे करोगे लोन। बैंक ने मुझे 20 लाख का लोन दे दिया, बैंक कहेगा मिस्टर गौरव बत्रा आप वापस कैसे करोगे, आपकी कोई कमाई है क्या। मैंने कहा नहीं नहीं मेरी कोई कमाई नहीं है, मुझे लेकिन लोन चाहिए। बैंक कहेगा सॉरी अगर आपकी कोई कमाई नहीं है तो आप वापस ही नहीं कर पाओगे, तो हम आपको लोन कैसे दे। मैं कहूँगा नहीं हाँ मेरी कमाई है, तो कहेंगे लाओ अपना अकाउंट्स दिखाओ, अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, अपना पीएनएल दिखाओ, सरकार को आज तक आपने इनकम टैक्स कितना दिया है वो दिखाओ, तब वो आपको लोन देंगे। बुरा लग रहा है सुन के, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही कि नहीं सर। बैंक वाले इतने गंदे होते हैं। हाँ जी बैंक वाले इतने गंदे होते हैं। बैंक वाले लोन उन्हीं को देते हैं जिन्हें लोन नहीं चाहिए होता, जिन्हें लोन चाहिए होता है उन्हें बैंक वाले लोन देते ही नहीं है। सर ये इनकम टैक्स रिटर्न रिटर्न क्या होता है? इनकम टैक्स हमारे देश में या किसी भी देश में जब आप रहते हो तो आपको इनकम पे टैक्स देना होता है, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न। सर आपको उसके सरकार उसके को, उसके बिहाफ पे लोन मिलता है। हाँ जी आपको बिल्कुल उसके बिहाफ पे लोन मिलता है। सर स्टार्टअप्स के लिए भी तो दे रहे हैं आजकल बैंक वाले। तो सर मतलब जितना ज्यादा आईटीआर होगा उतना ही ज्यादा चांसेस है लोन मिलने के। उतना ज्यादा लोन मिलेगा। अगर आप करोड़ों कमाते तो करोड़ों का ओके। लोन लेंगे। अगर आज गौरव बत्रा चाहे 10 करोड़ का लोन लेना, तो बैंक वाले कहेंगे भैया 10 करोड़ का लोन लेने के लिए क्या आप इतनी कमाई करते हो कि आप मंथली ईएमआई भर पाओ। 10 करोड़ की मंथली ईएमआई बहुत मोटी आएगी, तो पहले मेरी इनकम देखेंगे वो, तब मुझे लोन देंगे, फिर बताएंगे तुम्हें कितना लोन अलाउड होगा। ऐसा थोड़ी कोई, फिर तो हर बंदा ही लोन ले लेगा, फिर तो हर बंदा ही विजय माल्या बन जाएगा। लाओ जी 500 करोड़ का लोन दे दो, ठीक है जी 500 करोड़ का लोन लिया, ठीक है जी यूके में प्रॉपर्टी खरीदी 400 करोड़ की, ठीक है जी गायब, बैठ जाओ वहां जाके। ऐसे थोड़ी लोन बढ़ जाएगा। बढ़े आगे, यस सर। वापस अपने मेन पॉइंट पर आए, हम कहीं और चले गए दुनिया में, 5 मिनट हमने खराब कर दिए। कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है? किसी का भी कंपैरिजन करना। अगर मैं कहूं कार्तिक की कंपनी ज्यादा कमाती है या अक्षत की कंपनी ज्यादा कमाती है, तो क्या सिक्का उछाल के थोड़ी डिसाइड होगा कि किसकी कंपनी ज्यादा कमाती है। हेड आ गया तो कार्तिक की कंपनी ज्यादा कमाती है, टेल आ गया तो अक्षत की कंपनी ज्यादा कमाती है, ऐसे थोड़ी होगा। दोनों के अकाउंट्स देखेंगे। अगर इसकी किताबें ये बता रही कि इसने 1 करोड़ कमाया और इसकी किताब बताई इसने 10 करोड़ कमाया, तो पता लग गया भाई अक्षत की कंपनी ज्यादा कमाती है। तो अकाउंट्स ही तो बताएगा कौन ज्यादा कमाता है। तो कंपैरिजन एक कंपनी का दूसरी कंपनी से करना है तो किस बेसिस पे करोगे। बोलो, नहीं समझ आई बात। कंपैरिजन करना है, क्या बोला था आप? कंपैरेटिव स्टडी अकाउंट्स में, अकाउंट्स की वजह से ही तो हो पाती है। जब दो कंपनी अकाउंट्स बना रही है उनका कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, तो इट हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी। फैसिलिटेट का मतलब हेल्प करना। ठीक है सर। बढ़े आगे। यस सर। एक पॉइंट रह गया एच, हमारा दिल्ली का आर्स पूरा हो जाता। टैक्स की बातें करी हैं वैसे कुछ बच्चों ने। हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ
टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी की सेटलमेंट में हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ। सर टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है? सरकार को टैक्स देना पड़ता है ना, वो कौन बताएगा कि सरकार को कितना टैक्स देना है? सोनल कितना टैक्स देगी? सोनल जितना कमाएगी। सोनल कितना कमाएगी ये कहां से पता लगेगा? अकाउंट्स बताएंगे सोनल ने क्या कमाया, तो अकाउंट्स ही बताते हैं टैक्स कितना देना है, क्योंकि अकाउंट से ही कमाई पता लगती है। तो सरकार को टैक्स को कितना सेटल करना है, सरकार को टैक्स कितना देना है, वो अकाउंटिंग से पता लगेगा। ओके सर। सर ऐसा कुछ होता है कि मतलब जिसकी इनकम 5 लाख से कम हो साल की, उस पर टैक्स नहीं भरना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहाँ सुन ली ये बातें, किसने बताई? सर कार्तिक। ऐसा है, हमारी कंट्री में स्लैब रेट्स बने हुए हैं, जीरो तो नहीं है, थोड़ा सा देना पड़ता है 5 लाख वाले को। अगर उसने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो टैक्स बच जाता है, 7-8 लाख तक भी टैक्स बच जाता है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल की फीस पर भी टैक्स बचता है, जो तुम्हारी ट्यूशन फीस आती है, तुम्हारे LIC के पापा की अगर LIC ले रखी है, पापा ने तुम्हारी LIC ले रखी है, मम्मी की लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है। यस सर, एक क्वेश्चन था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कि हाँ। इंश्योरेंस क्या होती है? मैंने बुक में भी सर्च करने की कोशिश करी है बट कहीं ऐसा चैप्टर मिला नहीं, वो कंसेप्ट कभी समझ आया ही नहीं। बिजनेस स्टडीज में है इंश्योरेंस के बारे में। मतलब देखो, इंश्योरेंस बेटा दो चीजों की है, देयर आर टू। आउट ऑफ कंटेक्स्ट बेटा चले जाओ, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर। No, sir. तो ऐसा तो नहीं लग रहा टाइम वेस्ट हो रहा है? नो सर। No, sir. इंश्योरेंस जो है ना, जो आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये CA में आएगा चैप्टर। वैसे तो आपको पता होना चाहिए जनरल मीनिंग। दो तरह की इंश्योरेंस होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस होती है राम श्याम की लाइफ इंश्योरेंस, राम की, श्याम की, घनश्याम की, गौरव की, सौरभ की, ये लाइफ इंश्योरेंस है। एक होती है जनरल इंश्योरेंस, गाड़ी की, स्कूटर की, बंगले की, बिल्डिंग की। अभी आपने, मतलब बड़ी ऑकवर्ड बात बोल रहा हूँ, बॉडी पार्ट्स की भी होती है। जैसे आपने अब जॉन इब्राहिम के बारे में सुना है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, जिन्होंने सुना है बस उन्हीं को पता है। तो उसने अपनी बॉडी पार्ट्स की भी करा रखी है, इनफैक्ट उसने अपने बम की इंश्योरेंस करा रखी है। तो ठीक है, अपने आपको सेलिब्रिटी है वो कहीं की भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन जनरली मैं उस बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने गले की करा लेते हैं। जैसे जो सिंगर हैं वो अपने गले की करा लेते हैं, तो वो कार, स्कूटी, बिल्डिंग, लेकिन वो ये वाला खैर केस इधर आ जाएगा, लाइफ के अंदर आ जाएगा ये। तो और मोबाइल, अगर आप मोबाइल खरीदते हैं आजकल, मोबाइल भी जैसे मैंने जब ये खरीदा था 1,02,000 का खरीदा था, तो मेरे को लगभग अराउंड 2,500 रुपये देने पड़े थे, शायद 1 साल की इंश्योरेंस थी। उसके बाद तो मैंने कराई नहीं। अब अगर ये चोरी हो गया तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर जब मैंने खरीदा था उसी वक्त चोरी हो जाता तो मुझे कंपनी 1,02,000 रुपये का क्लेम दे देती मेरी चीज चोरी होने पर। ऐसे ही इंसान का जब इंश्योरेंस होता है, ABCDEFGH जो भी है, तो अगर उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ पे उसके घर वालों को पैसे मिल जाते हैं, तो ये लाइफ इंश्योरेंस होता है। इसीलिए कई बार आप ऐड देखते हैं कि इंश्योरेंस करा लो, बड़ी इमोशनल ऐड होती है। सर तो कई मेरे को बार ये आपने पूछना था, ऐड जैसे देखी आपका है। फोन क्या आप बात बता रहे थे, आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई, तो हमने तो मतलब पहली इंश्योरेंस के सिर्फ 2,500 रुपए दिए और जो चोरी हुआ वो 1,02,000 का चोरी हुआ। अब कंपनी हमें 1,02,000 दे रही तो उतने घाटे में नहीं जा रही वो? भाई सबका चोरी नहीं होता ना। आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाते जा रहे हो आप। क्या होता है मेरे बच्चे, जब कंपनी ने 2,500 के मोबाइल की इंश्योरेंस करी तो उसने 1,000 मोबाइल की इंश्योरेंस करी, तो कंपनी को 2,500 करके 1,000 लोगों ने 25 लाख रुपए दे दिए। वो कंपनी सर के मास पास कैलकुलेशंस 25 होती है ना लाख उसमें आ तो। गए। अब इस 1,000 में से 2 लोगों का मोबाइल खो गया, कंपनी को 2 लोगों को 1,02,000 रुपए देने पड़ गए, तो कंपनी को 2 लाख बांटने पड़ गए। 25 लाख में से 2 लाख बांट दिए, कंपनी ने फिर भी 23 लाख कमा लिए। ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। सर जैसे आपने कहा था कि 5 लाख की अगर आपकी इनकम है तो उसमें सर हमें थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ता है, अगर 5 लाख से कम है कि
तो सर अगर मैं अपनी सर 3 बैंक अकाउंट खोल लेता हूँ अलग अलग बैंक में, और मैं तीनों में अपनी मंथली इनकम सर 4 लाख की शो कर देता हूँ, अभी चोरी तो सर करना मेरा, अभी चोरी करना सीखना है क्या? नहीं सर मैं वैसे पूछ रहा हूँ सर, तो टैक्स में फर्क पड़ेगा? सर उसमें नहीं पड़ेगा आपका फर्क। प्लानिंग सिखा सकते हैं, इसको टैक्स प्लानिंग कहते हैं, वैसे चोरी तो नहीं कहूँगा, बट थोड़ा बहुत चोरी भी होता है अगर एग्जैक्टली नहीं कर रहे, तो वो तो आप नहीं कर पाओगे, पकड़े जाओगे। क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाओगे, 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, आपने 3 बैंक अकाउंट खुला लिए, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, तो ये पैन कार्ड मांगते हैं आपसे, परमानेंट अकाउंट नंबर। कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाते समय आपसे ये मांगेगा। तो जब ये पैन अकाउंट मांगेगा आपसे, तो ये लिंक्ड हो जाएंगे आपके तीनों बैंक। अब जब 4-4 लाख आप जमा कराओगे तो सरकार को पता लग जाएगा कि आपकी इनकम इतनी कम नहीं है जितनी आप दिखा रहे हो। ऐसे ही आजकल आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं, आधार कार्ड भी लिंक होते ही आपके आधार से भी सब कुछ पता लग जाता है कि आप जो बता रहे हो कि आपकी इनकम उतनी कम नहीं है। अगर पैन कार्ड आज तक आपने नहीं देखा है, तो ये एक पैन कार्ड मैं अपना आपको दिखा रहा हूँ, देख पा रहे हो आप? हाँ जी सर। यस सर। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ जी सर। यस सर। तो ये एक पैन कार्ड होता है, हर एक का होता है ये, जो भी इनकम टैक्स पे ही है। ठीक है, ठीक है। हमने आज की सारी बातें आउट ऑफ कंटेक्स्ट कर ली हैं। अब डेली कार्स आप मुझे सुना रहे हैं। वैसे टैक्स ये तो हम जो बातें कर रहे हैं तो टैक्स चोरी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ टैक्स प्लानिंग भी लाइफ में होती है। और एक गलत फहमी भी होती है कि लोग सीए को कहते हैं कि हाँ जी तो टैक्स चोरी करना सिखाता है। तो कुछ टैक्स प्लानिंग है, 8 लाख तक भी इनकम जीरो हो सकता है टैक्स, लेकिन हमें उनको बताना पड़ता है कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करो, वहां इन्वेस्टमेंट अगर वो करेगा तो उसका टैक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन वैसे तो स्लैब रेट के हिसाब से तो 5 लाख पे भी थोड़ा सा टैक्स बनेगा। 5% ऑफ 2.5 लाख निकालो, कितना बनेगा? 12,500 के आसपास बनेगा। सर इसको याद करें, बाकी बच्चे अपना डाउट जो पूछ रहे हैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, ठीक है, बाकी बच्चे इसको याद करें जल्दी से। हाँ जी सर, स्कूल टीचर ने कहा था कि सीए का काम यही होता है कि वो लूप होल्स फाइंड करता है। बहुत बहुत बड़ी डिग्री है, जिस दिन ले लोगे उस दिन पता लगेगा काम एक है ही नहीं। जैसे डॉक्टर है ना बेटा, डॉक्टर खाली एक नहीं है। डॉक्टर नाम है डॉक्टर, डॉक्टर आंख का भी है, डॉक्टर कान का भी है, डॉक्टर दिमाग का भी है, डॉक्टर हड्डियों का भी है। मतलब डॉक्टरी 100 तरह की डॉक्टरी है। अभी आपने बहुत ज्यादा तो पढ़े नहीं, लंग्स के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, उनके नाम है। मतलब वो तब पता लगता है जब उस डॉक्टर के पास जाते हैं। यूरोलॉजिस्ट, यानी किडनी का है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, दिमाग का है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, हड्डियों की बात है तो हड्डियों वाले को क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिशियन कहते हैं उसको। आंख नाक कान वाले को कहते हैं ईएनटी। तो अलग अलग डॉक्टरी में है। ऐसी सीए के अंदर भी ऑडिट है, टैक्स है, ऑडिट के अंदर स्टैट ऑडिट है, लॉ स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ टैक्सेशन ऑडिट है, जनरल कंसल्टेंसी है, अकाउंटिंग है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, बहुत सारी लाइंस खुल जाती हैं। तो मतलब जिनके पास नहीं है ज्ञान, वो अगर ये बातें बोल रहे हैं तो एक चीज और लाइफ में हमें सीखनी है कि हम किससे सजेशन ले रहे हैं। कई लोग ऐसा भी कहेंगे कि सीए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं एक 60% वाला बच्चा हूं जिसके 10th में 60% आए थे। मुश्किल अनडाउट मैं ये नहीं कहता कि आसान है, लेकिन मुश्किल एक चीज मेरे को गिना दो इस दुनिया में जिसकी वैल्यू है
और वो आसान है। मैं आपको डिग्रियां गिनाता हूँ, IAS, IPS, IFS, IIM, कोई भी हो, जितने भी IIMs आए, अहमदाबाद, कोलकाता, FMS, दिल्ली, मतलब इनकी डिग्री CA, CS, CMA, ACCA, सीमा लंदन, CPA US, CPA कनाडा। नहीं, 1 डिग्री की यार ये बड़ी आसान है, इसको ले लो। मतलब इतनी सारी डिग्रियां, जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं, जो भी वैल्यूएबल चीजें, सारी कॉमर्स की डिग्रीज लिखी है मैंने, उनमें से एक भी कर लो तो बेड़ा पार है। लेकिन आपको कोई भी गाजर मूली की तरह मिलेगी वो नहीं मिलेगी, लेकिन वो असंभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए। लाइफ में सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक मंत्र है, इंजॉयमेंट के साथ। इंजॉयमेंट के साथ सक्सेसफुल होने का सिर्फ एक मंत्र है कि 24 घंटे का दिन है, इसे बांटना सीख ले, इसे बांटना सीख ले कि मैंने दिन में कितनी देर खेलना है और कितनी देर पढ़ना है। और ये बांटना वरी करेगा टाइम टू टाइम। अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ने का टाइम ज्यादा होगा, खेलने का टाइम थोड़ा कम होगा। मे भी 8 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो और 4 घंटे खेल रहे हो। और जब नॉर्मल डे चल रहा होगा तो हो सकता है रिवर्स हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो और 6 घंटे खेल रहे हो। तो ये जिसको बांटना आ गया कंसिस्टेंसी के साथ, उसके लिए कोई भी डिग्री मुश्किल नहीं है। ये डिग्रियां सिर्फ उनके लिए मुश्किल है जिन्हें टाइम को मैनेज करना नहीं आता। वो पूरा 6 महीने मौज मारते हैं, पेपर आता है उनको टेंशनें शुरू हो जाती है। कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, सर हमारे बच्चे के नंबर दिलवा दो। नंबर, मैं कई बार पेरेंट्स को कहता हूँ, मैं नहीं दिलवा सकता नंबर, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। आई कैन बी द्रोण, बट अर्जुन सामने वाले को ही बनना पड़ेगा। आपने अगर महाभारत कभी सुनी है किसी से, तो गुरु द्रोण का नाम सुना होगा। अगर गुरु Yes, द्रोण sir. अगर गुरु द्रोण के अंदर ऐसा होती शक्ति, तो वो अपने बेटे को ना बना देते, अश्वत्थामा को अर्जुन ना बना देते। अर्जुन ही अर्जुन क्यों बनता? जब वो पांडवों को और कौरवों को सिखा रहे थे, तो 100 + 5 पांडव + 1 उनका बेटे की इजाजत भी उन्होंने ली थी कि जब मैं इनको पढ़ाऊंगा मेरा बेटा भी सीखेगा। तो अश्वत्थामा अर्जुन से तेज क्यों नहीं बना? ये तो द्रोण का बेटा था, ये तो द्रोण का बेटा था, इसको अर्जुन से तेज होना चाहिए था। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि टीचर अच्छा पढ़ा सकता है, और बाकी पांडव, एक अर्जुन ही बना, बाकी 99 वो क्यों नहीं अच्छे धनुर्धारी बने? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी। तो तुम्हारे सबके एक जैसे मार्क्स नहीं आएंगे, ये फॉर श्योर है। मैं चार्टेड भी बनाया आज तक बहुत सारे। कोई आपकी फैमिली में भी सीए होगा तो मेरा नाम पूछना, अगर वेस्ट दिल्ली में रहता है तो मस्ट बी नोइंग, जो सीए बन चुका होगा पिछले 10 सालों में, जो भी सीए बना वेस्ट दिल्ली में रहता है, जस्ट कोट माई नेम, उसने नाम सुना होगा। बहुत सारे बच्चे मेरे चार्टेड बने हुए, लेकिन बच्चा कहे कि मैंने बना दी, मैंने नहीं बनाया उन्हें, मैंने उन्हें पढ़ाया है, मेहनत तो उन्होंने नहीं करी। अगर मेरे बस की हो तो मैं तो अपने खानदान में सबको सीए बना दूं, चाचा मामा बुआ के बच्चे सबको सीए बना दूं। मेरे कुछ रिलेशन में ऐसे हैं जो नहीं बन पाए, 3 बार एग्जाम दिए, 4 बार एग्जाम दिए, फेल हो गए, नहीं बन पाए। और कई अनजान भी ऐसे हैं, मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर में खाने को नहीं था, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। सर आपका कितनी बारी में क्लियर हो गया था? मैं बाय द गॉड्स ग्रेस 21 साल में चार्टर्ड बन गया था, 17 में 12th करी थी, और ये मिनिमम एज होती है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप करी थी जब मैं 20 साल का था। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हर एक की इतनी अच्छी किस्मत होती है। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन गए थे? हाँ जी बिल्कुल, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर भी था, डिप्लोमा ऑनर्स के अंदर। मेरे को हारून यूसुफ से भी गिफ्ट मिला हुआ है, मुझे किरण बेदी जी से भी गिफ्ट मिला हुआ है। मैं किरण बेदी अवार्डी भी हूँ, मैं हारून यूसुफ अवार्डी भी हूँ। लेकिन ये बातें मैंने आज तक शेयर नहीं करी, तुमने कहीं पूछी भी नहीं, तो मैंने शेयर करनी भी ठीक नहीं समझी। आज तुम पूछ रहे तो इसलिए शेयर कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस में तो फोटोज लगी हुई हैं उनके साथ। सर मैंने भी देखी आपकी फोटो, वो इकोनॉमिक की बुक के सर पीछे उसमें आपकी लगी हुई है फोटो है। हाँ वो कवर पेज पे लगी होगी, बिल्कुल कवर पेज पे लगी होगी उसमें।
सर याद कर लिया मैंने, दिल्ली कार्स। दिल्ली कार से याद हो सर गया मेरा बच्चों? भी हो गया। सर मुझे भी हो गया। कौन सुना रहा है फिर? मैं सुनाता हूँ सर। सुनाओ जी। सर डी सर हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। ई सर एविडेंस इन कोर्ट। हम्म, एल सर फैसिलिटेट लोन्स। एच हेल्पफुल इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हम्म। आई सर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। अगर ये कोई सर ना याद आए ना तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन भी बोल दो, वो भी ठीक माना जाएगा। फाइनेंशियल वर्ड ना भी याद है, आई से तुम्हें याद है इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट था, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द बिजनेस, टू द यूजर्स। सर सी से सर कंपैरिजन स्टडी, हाँ कंपैरेटिव स्टडी। हाँ जी, इस सर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। हाँ जी, आर सर रिप्लेसेस मेमोरी। और सर हाँ जी। हेल्प्स इन सेल ऑफ बिजनेस। अच्छा, हमारी बुक में 11 पॉइंट दिए, हमने 9 कवर कर लिए हैं इसमें। इस वर्ड के अंदर 9 कवर कर लिए हैं। और दिल्ली कार्स का शॉर्ट कहानी है कि अगर अकाउंटिंग की नॉलेज ले लोगे तो दिल्ली की कोई भी गाड़ी ले सकते हो। अगर आप बहुत बढ़िया चार्टेड बने, इनकम की कोई लिमिट नहीं है इसमें। या आपने सीपीए कर लिया या आपने सीएफए कर लिया। अभी मेरे बच्चे हैं इस वक्त, फोटोज रोज देखता हूँ, निकिता है, अभिषेक है, और बच्चे हैं, कोई यूएस बैठा है, कोई यूके बैठा हुआ है, और मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं। सर सीएफए का क्या मतलब है? सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी यूएस से होता है और अच्छी वैल्यू है इसकी भी। तो अगर आप कोई भी बड़ी डिग्री लेते हो तो आप कोई दिल्ली की गाड़ी खरीद सकते हो। अगर अकाउंटिंग की आपको नॉलेज है तो एडवांटेज दिल्ली कार्स। 2 पॉइंट कवर नहीं है, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। लेकिन वो कोई बात नहीं, अगर कवर नहीं हुए 4 नंबर का आएगा, हमें 4 पॉइंट एक्सप्लेन करके आने होंगे। 4 नंबर से ऊपर की थ्योरी आती नहीं, कोई भी 4 कराना। दिल्ली कार्स में 9 पॉइंट ऑलरेडी कवर हो गए हैं, तो आपको सारे के सारे नहीं लिख के आने होंगे। वो कहेगा राइट द एडवांटेज, मार्क्स देखना कितने हैं, उतने पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर देना। यू आर नॉट सपोज टू राइट ऑल द 9 पॉइंट्स, यू आर जस्ट सपोज टू एज पर द मार्क्स 3 है तो 3 पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करना है। सर आपके पास सीबीएसई वाला सर्कुलर आ गया अभी जो आज रिलीज हुआ है? हाँ जी हाँ जी, आ गया, बताओ यस ना। सर वो कोर्स वाला। 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अरे मेरे हिसाब से तो कुछ खास रिड्यूस हुआ नहीं है, कहने की बात है 20% रिड्यूस हुआ है। सर सारा ही कर देते। क्या? बहुत कम, मैं तो इसको 5% कहूंगा। जो रिड्यूस हुआ है 5% रिड्यूस हुआ है। सर क्या रिड्यूस हुआ है? यार एक भी चैप्टर डिलीट नहीं मारा। सर मैथ्स में पूरे 2 सर चैप्टर मैथ्स में तो पूरे 3 चैप्टर काट दिए। 3 कौन से? 8 काटा है एक तो। 5 भी काटा है। और एक पीएमआई भी काटा है। पीएमआई भी काटा है। PMI 5 ही है। ना 12th में ना 11th में एक भी चैप्टर नहीं काटा। नहीं 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। चलो मैथ्स की बातें नहीं करते तो इधर, शायद लास्ट एक्सरसाइज कटी है। अकाउंट्स की बात कर लो। मैथ्स की बात मैथ्स की क्लास में करना। अकाउंट्स के अंदर बीआरएस के अंदर एडजस्टेड कैश बुक एक तरीका, वो हटा दिया, अभी तुमने किया नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर रिटायरमेंट रिन्यूअल हटा दिया, वो भी तुमने नहीं किया है। लास्ट में एक सिंगल एंट्री चैप्टर, उसका डिफरेंस और एक ट्रेडिंग पीएनएल बनाना, मुश्किल से 5% या 7% कम हो। 12th में अंदर भी इन्होंने यही किया है, कुछ भी नहीं डिलीट किया, हर चैप्टर में से एक एक टेल हटा दी है। तो इन टोटालिटी 5-7% से ज्यादा मैं वेटेज नहीं दूंगा, इससे ज्यादा नहीं हटाया ना 11th में ना सर जो 12th हमने अब तक किया उसमें से कुछ हुआ है? उसमें से कुछ भी नहीं हटाया।
जो अब तक हमने किया उसमें से कुछ भी नहीं हटाया, एक भी चीज नहीं हटाई। सर एक क्वेश्चन है। ये सर, याद हो गया आप- सबको? हाँ जी Yes, बोलो। sir. सर बोलो सोनल, बाकी बच्चे याद करते रहो जरा। हाँ जी सोनल। मैं सर मैं पूछ रही थी आपके अकॉर्डिंग हमको भी कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक दिन में अकाउंट्स को? सारे सब्जेक्ट को लेके चलना चाहिए, डेज बांट लो अपने अपने, या तो 3 दिन जैसे 1 घंटा अकाउंट्स, 1 घंटा मैथ्स, और बाकी 3 दिन में तीनों सब्जेक्ट्स। मतलब मान के चलो कि आपकी सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से 24 घंटे में से 2.5 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल, अपार्ट फ्रॉम योर ट्यूशंस। आपको 2.5 घंटे सेल्फ स्टडी पढ़ना है। एक और फॉर्मूला है लाइफ टाइम ये चीज तय करने का कि आपने कितना पढ़ना है। टोटल टाइम 24 आवर्स माइनस स्लीपिंग टाइम 8 आवर्स, 16 आवर्स माइनस स्कूल टाइम, जितनी भी आपकी क्लास चल रही हैं वो आप देखो 5 आवर्स चल रही है, क्या चल रही है 11 आवर्स। ये जो बच गया इसकी 50-50 रेशियो। अब ये सोना अगर 9 घंटे तो 9 भी चल जाएगा, 9 से ज्यादा नहीं। वैसे डॉक्टर कहते हैं 7 से 8 घंटे स्लीप लेनी चाहिए, लेकिन 9 भी ले लेते हो कोई बात नहीं, अभी छोटी उम्र है, 9 घंटे भी सो सकते हो। क्योंकि सर आजकल कम हो आप तो? कम 6 घंटे तक ना हो, बहुत ज्यादा कम ना हो, 7 घंटे तक ठीक है। जितनी हेल्दी नींद लोगे ना उतना जल्दी रिटेन होती है चीजें। अब अगर आपकी शुरू से ही आदत बनी हो बचपन से ही कम लेने की तो आपकी बॉडी हैबिचुअल हो गई है, लेकिन अगर आप कम नींद लेके करते तो आंखों में थोड़ी सी खराश रहती है। और आजकल वैसे आप मोबाइल भी बहुत ज्यादा देख रहे हो, टेलीविजन मतलब लैपटॉप भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, तो अभी ज्यादा नींद लो तो ज्यादा बढ़िया है। तो 16 घंटे बचे, 15-16 घंटे में से 5 घंटे आपका जो बैठे हो आप, ये जो स्कूल वाले हैं ये माइनस, फिर आपके 2 घंटे ट्यूशन के माइनस, 9 घंटे बचे। अब जो भी आपका हिसाब है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, किसी का हो सकता है स्कूल 4 घंटे का हो, किसी का 6 घंटे का हो, वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा, किसी की ट्यूशन 3 घंटे की हो। तो अभी 9 घंटे जो बच गए ना, इसे आधा आधा बांट लो। अभी जैसे फ्री डेज चल रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो अभी 40-60 भी रख सकते हो। 40 पढ़ेंगे, 60% खेलेंगे, यानी 9 घंटे में 40% हो गया, 3.5 घंटे पढ़ेंगे और 5.5 घंटे खेलेंगे। जब एग्जाम टाइम आए तो इसको उल्टा कर देना है कि 3.5 घंटा खेलेंगे, और उस खेलने के अंदर हमने खाना भी है, पीना भी है, कपड़े भी बदलने हैं। अभी तो खैर स्कूल नहीं जा रहे तो कपड़े बदलने वाली टेंशन नहीं है, तो 3.5 घंटे में बहुत सारे काम है, तो इसको रिवर्स कर देंगे जब पेपर के डेज सर आएंगे। लेकिन खेले कहाँ पे? हाँ जी, अभी कहाँ खेले, अभी तो बाहर सब बंद है। हाँ मैं तो देखो, मेरे को खेलने के लिए ज्यादा, तुम्हारा अपना स्टाइल है यार। छत पे, मेरे तो छत है, मैं तो अभी भी आज भी गया हूँ तो छत पे 1 घंटा लगा के आया था। जब तुम्हारी उम्र में था तो मेरे को तो खेलने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता था यार, अकेले ही काफी था मैं। दीवार है और दीवार के ऊपर, अभी तेरे को खेल के दिखाता हूँ। ये बॉल दिख रही है, कैन यू सी दिस बॉल? यस सर। सारे बॉल देख Yes, पा रहे हैं? ये दीवार पे हमारी ये कैच कर ली, और मैं बहुत तेज कर लेता हूँ उसको, क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ। इस हाथ से मारी, इस हाथ से कैच कर ली, इस हाथ से मार के इससे कर ली, राइट हैंड से फेंकी, लेफ्ट से कैच कर ली। बहुत तेज फेंक रहा हूँ मैं इस वक्त उसको। ये मेरे से गिर गई इस बारी, तो मेरे लिए तो किसी की जरूरत ही नहीं है। मेरे को तो चेस खेल लिया घर में, अगर किसी को चेस खेलना आता है, लूडो खेल ली, लूडो खेलनी आती है तो, और मेरे को 3 पत्ते खेलना भी आता है। वैसे वो एक गंदी आदत है मत लगाना, अभी मेरे को लगा दी थी किसी ने, 32 साल की उम्र में लगी थी मेरे को। लेकिन वो टाइम पास के लिए खेलता हूँ मैं। हाँ जी, तो मतलब ये 40-60 की रेशियो कर सकते हो, अभी 30-70 भी कर सकते हो अगर बिल्कुल ही प्रेशर नहीं है, कुछ एग्जाम नहीं है। अगस्त आएगा 50-50, फिर 60-40।
फिर अक्टूबर आएगा, मौज के दिन आ जाएंगे, नवंबर मौज के दिन है, दिसंबर मौज के दिन है, फिर जनवरी आएगा, फिर वापस उल्टा कर देना, 60% पढ़ेंगे, 40% खेलेंगे। सर फिर थोड़े टाइम बाद एंट्रेंस का भी तो हो जाएगा प्रेशर। एंट्रेंस तो बच्चे अभी कर रहे हैं सारे, संडे संडे क्लास होती है। जो आप ये सोच रहे हो एंट्रेंस के लिए, अगर आप यू आर थिंकिंग लाइक आप 1 महीने में क्रैक कर लोगे, तो वो आपको पता नहीं किसने काउंसिल किया है नहीं किया। मेरे से आपकी बात हुई, मैं करियर काउंसलर भी हूँ। 12th के बाद आप 1 महीने में कोई बहुत बड़े वाला चीज क्रैक करना मुश्किल है, बहुत आसान नहीं कि आपको। 12th वाला तो पूरा बैक ही देना पड़ेगा ना, 1 साल का सेशन तो पूरा लगेगा। इसके लिए ना और तुम मेरे साथ सारे बच्चे आधा घंटा अलग से आओ क्लास के अलावा, और इसमें क्लास का टाइम लग जाएगा आधा पौना घंटे के लिए ना। सारे एक दिन अलग से आओ, मैं पूरा सिस्टम समझाऊंगा एंट्रेंस का, अभी यहाँ पे नहीं। ओके स्टेन, क्लास ही निकल यस जाएगी। सर, ये करवा दो सर, हाँ ये जरूरी है सर। हाँ, अगला लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। मम्मी तुम्हारी गलतियों पे क्या डालती है बच्चों? मम्मी तुम्हारी गलतियों पे क्या पर्दा। डालती है? क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं ना, पर्दा डायलॉग डाल बोलते हैं। मम्मी गलतियों पे डैश डाल देती है, पर्दा पर्दा सर। पर्दा डाल देती है। तो लिमिटेशन की शॉर्टकट बनी पर्दे। लिमिटेशन की शॉर्टकट क्या बन गई? पर्दे। तो अकाउंटिंग की लिमिटेशन पे पर्दे डाल दो, क्योंकि वैसे अकाउंटिंग अच्छी चीज है, लेकिन हर एक के कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होती हैं। तो सबसे पहले पी देखो, और देख के जरा लिमिटेशन में बताओ पी वाला कौन सा पॉइंट बनाया होगा मैंने, जरा लिमिटेशन लेवल चेंजेस, हाँ जी, प्राइस लेवल चेंजेस। यस, अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। सर इसी को कहते हैं विंडो ड्रेस? नहीं, इसको नहीं कहते बेटा, अभी बात करेंगे। अगला बताओ कौन सा पॉइंट बनाया होगा बच्चों, ए वाला देख के बताओ। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जगह हमने एस्पेक्ट्स ले लिया। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ईमानदारी, बेईमानी, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था जब डेफिनेशन कर दी कि अकाउंटिंग हार्डवर्क को रिकॉर्ड नहीं कर सकती, ऑनेस्टी को, डिसऑनेस्टी को, लव को, अफेक्शन को, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं रिकॉर्ड कर सकती। आर कौन सा पॉइंट होगा? अनरियलिस्टिक वाला। Unrealistic information. Accounting provides unrealistic information. D, may lead to window dressing. विंडो ड्रेसिंग। window dressing. और E, Not fully exact. Exact, not fully exact. E, D, unrealistic, aspect, ignores price level changes. पढ़ दे। अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करती है। यानी अगर हमने ये मोबाइल खरीदा 1,02,000 का और ये मोबाइल अगले ही दिन 1 लाख का हो जाए, तो अकाउंटिंग कहती है हमें नहीं लेने देना, आपने कितने खरीदा। वो कहती प्राइस लेवल के अंदर चेंज भी हो गया तो कोई बात नहीं, आप क्या पैसे दे के आए। तो हम दे के 1,02,000, अगले दिन 90 का हो गया, अगले दिन 80 का हो गया, तो अकाउंटिंग कहती कोई बात नहीं, आप जितने दे के आए उतने पे रिकॉर्ड करेंगे। तो वो इग्नोर करती है प्राइस लेवल चेंजेस को। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ईमानदारी, बेईमानी, हार्डवर्क, डेडिकेशन, लव, अफेक्शन, इसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंटिंग सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, जिसे मनी में मेजर किया जा सकता है। जिसे मनी में मेजर नहीं किया जा सकता उसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता है। प्रोवाइड अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब आपने अपनी किताब में किसी चीज को 10 लाख का दिखा रखा है, उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन दिखाता है अकाउंटिंग। और कई बार ऐसा करना पड़ता है, वो प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में। वो कहते हैं कि नहीं 10 लाख पे दिखाओ, जबकि मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा होती है, लेकिन हमें प्रिंसिपल के चलते उसको 10 लाख पे दिखाना पड़ता है। वो प्रिंसिपल अभी 3rd चैप्टर में हम करेंगे।
तो अकाउंटिंग समटाइम शोज द अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग में गड़बड़ियां पॉसिबल है, वो आप सुनते भी हो, जैसे आपने केसेस भी सुने हैं। आपने सत्यम घोटाला, एक मिनट में डाउट के लिए आऊंगा, आपने सत्यम घोटाला सुना है, आपने विजय माल्या वाले केसेस देख लिए हैं। तो बिना अकाउंटिंग में घोटाला करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, इतने बड़े बैंक लोन मिल जाए और कंपनी फ्रॉड कंपनी हो, ये कंपनी के पास असेट ही नहीं थे। तो विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल होती है, गड़बड़ियां कर सकते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग में एस्टिमेशंस लगाने पड़ते हैं। अगर आपके जिनके फादर साहब बिजनेसमैन हैं, आज अपने पापा से अगर एक बात पूछे, पापा हम एग्जैक्ट क्या कमाते हैं साल का, पापा बिल्कुल एग्जैक्ट बताना, एग्जैक्ट हमारी इनकम कितनी है। पापा कहेंगे बेटा किसी भी बिजनेसमैन को अपनी एग्जैक्ट इनकम नहीं पता होती, सिर्फ अंदाजा होता है, क्योंकि हमें नहीं पता डेप्रिसिएशन कितना लगा हमारी गाड़ी पे, गाड़ी कितना घिस गई, अंदाज है कि गाड़ी घिस गई होगी 10% 20% हो सकता है, ज्यादा चल जाए। एसी कितना घिस गया होगा, कितना हमारे डेटर्स बैड हो जाएंगे, हमारी इन्वेंट्री कितनी ऑब्सलीट हो जाएगी, इसका सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो पूरी तरह एग्जैक्ट एक इनकम नहीं निकल सकती, प्रिसाइसली नहीं निकल सकती, आसपास तो जा सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो अकाउंटिंग कैन नॉट बी फुली एग्जैक्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन, estimation of doubtful dates, estimation of depreciation, estimation of obsolescence of inventory। तो पढ़ दे। हाँ जी, अब आता हूँ मैं डाउट पे। हाँ जी बोले सर, एक बार आर वाला समझा दो। अनरियलिस्टिक पिक्चर, आपने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की द्वारका में, द्वारका में आपने एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की सन 2002 में। ये डाउट किसने पूछा? कार्तिक। कार्तिक एक बार एक घर में पूछेगा कि पापा ने घर कब खरीदा और कितने का खरीदा, ठीक है। वो अमाउंट आज की टाइम में अगर वो 2002 में 10 लाख का खरीदा था तो द्वारका में वो 10 लाख की चीज आज 2 करोड़ की हो चुकी है। लेकिन हमारी अकाउंटिंग कहती है नहीं, उसे 10 लाख का ही दिखाओ। तो ये रियलिस्टिक पिक्चर दे रही है या अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन दे रही है? किताब में 10 लाख का है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ है। तो ये रियलिस्टिक पिक्चर है, अनरियलिस्टिक पिक्चर है? ओके सर। अनरियलिस्टिक पिक्चर। तो अकाउंटिंग क्या करती है? अनरियलिस्टिक पिक्चर देती है। मैं आपको बुक का एग्जांपल भी देता हूं। बुक में क्या दिया हुआ? फॉर एग्जांपल, अंडर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इट इज टेकन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोर्सिबल फ्यूचर, अकॉर्डिंगली assets are recorded at cost and depreciated over their useful life. The asset may not actually realizable at book value। यही वाली बात बोली हुई है कि हम कॉस्ट पर दिखा देते हैं एसेट को। हमने 10 लाख का खरीदा, हम किताबों में 10 का दिखा देते हैं। मार्केट में हो सकता है वो 2 लाख का ही बिके। अगर ये गाड़ी थी तो, अगर ये कार थी, हमने 10 पे दिखाई हुई है, बेचने गए पता लगे 2 लाख की भी नहीं बिक रही। और अगर ये बिल्डिंग थी तो 10 लाख वाली 2 करोड़ की भी हो गई होगी, लेकिन हमने तो 10 की दिखा रखी है। तो कई बारी अकाउंटिंग अनरियलिस्टिक पिक्चर दिखाती है बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स। सर एक बार ये डी वाला भी समझा दो, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है गड़बड़ियां करना, गड़बड़ियां करना। दैट इज विंडो ड्रेसिंग व्हिच इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल इन अकाउंटिंग। एग्जांपल दूं तुम्हें समझाने के लिए। तुम एक दुकानदार के पास गए, दुकानदार को बोला भैया एक शर्ट दे दो, शर्ट दे दो। दुकानदार कहता है यार 2 दिन पहले आ जाते, आपको शर्ट पसंद आ गई, 1000 रुपए की शर्ट थी। दुकानदार ने आपको बोला 2 दिन पहले आ जाते हैं। आपने कहा क्यों 2 दिन पहले ऐसा क्या था? कह रहा एक के साथ एक फ्री थी, 1+1 चल रही थी ऑफर। दुकानदार बड़े छोटे लेवल का था, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग नहीं थी, हाथ से बिल काटता था, हाथ से बिल काटता था। आपने कहा भैया एक काम करो ना, 50 रुपए लो ना, इस बिल को परसों की डेट का दिखा दो,
आपको 50 रुपए दूंगा। इस बिल को परसों की डेट का दिखा दो। आज डेट भैया 7 जुलाई है, धोनी का जन्मदिन है, आप इसको 5 तारीख दिखा दो, 5 तारीख दिखा दो भैया, 5 तारीख दिखा दो इसको, ताकि मेरे को 1+1 मिल जाए। मैं आपको 50 रुपए गिफ्ट दूंगा इस बात की। अब वो दुकान पे जो बैठा हुआ एम्प्लॉय है वो कह रहा है यार 50 रुपए मिल रहे हैं, मेरे पास बिल बुक भी है और मैं कर भी सकता हूँ काम। उसने ये काम कर दिया, तो ये क्या कर दी उसने, गड़बड़ियां कर दी। तो अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग पॉसिबल है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप एग्जैक्टली इसी पे मत बैठ जाना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बनेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बनेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुई, हाँ सर क्या हुआ था? सुना था 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी। हाँ सर। यस सर। एक जो 10 रुपए का, उसको 5 रुपए का टिश्यू पेपर का पैकेट आता था, आज भी आता है, बड़ा बढ़िया वाला आता था वहां पे 5 रुपए का। जो आता है वो थोड़ा बेकार होता है। वो 5 रुपए वाले की बिलिंग जो हुई थी ना, वो 600 रुपए की हुई थी। उसकी बिलिंग 600 रुपए हुई थी। जो टोटल खर्चा दिखाया था कॉमनवेल्थ गेम्स का, जहां तक मुझे एग्जैक्ट फिगर याद है, वो उस वक्त के टाइम के हिसाब से 85,000 करोड़ की थी। 85,000 करोड़ दिखाया गया था। 5 रुपए का टिश्यू पेपर 600 का दिखाया गया था। तो सोच लो 85,000 करोड़ में कितने की गड़बड़ियां करी होंगी। एग्जैक्ट खर्चा क्या आया होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का, और दिखाया क्या गया होगा। तो क्या है, व्हाट इज दिस? विंडो ड्रेसिंग। स्कैम। Scam. This is called scam. Exact value may be 10,000 crores, shown at 85,000 crores. Public का टैक्स, आओ पॉलिटिशियन बनो और कमाओ। तो दिस इज हैपनिंग समवेयर। मैं हर एक के लिए नहीं कह रहा, मैं एक एग्जैक्ट केस बता रहा हूं। मैं नहीं कह रहा सारे पॉलिटिशियंस ही बेईमान होते होंगे। देखो लेकिन क्या होता है, मतलब आप समझो चीज को कि एक जैसे सीए के बारे में तुमने बोला, मैं एक चार्टर्ड हूं, सीए के बारे में बोला सर ये ना लूपहोल्स ही बताते हैं। मतलब एक मिथ बना हुआ है कि सीए का काम तो चोरी करवाना ही है, कि टैक्स चोरी कैसे करते हैं। एक मिथ बना हुआ कि इनको ये बताते हैं ये लोग कि टैक्स बचाते कैसे। मतलब एक अच्छा वर्ड नहीं यूज करते सीए के लिए, कि ये टैक्स की प्लानिंग करते हैं कि टैक्स कैसे बच सकता है अगर आप ये करो। ये टैक्स की चोरी करवाते हैं। अरे टैक्स की चोरी नहीं करवाते, टैक्स की प्लानिंग करवाते हैं। तो एक मिथ बना हुआ है। अब वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि कईयों ने तो गड़बड़ करी होगी ना, कई तो बेईमान रहे होंगे ना, तो उन्होंने एक क्रिएट किया होगा। तो पॉलिटिशियंस के बारे में बना। मैं नहीं कह रहा कि सारे, अगर मान लो तुम्हारी फैमिली में कोई पॉलिटिशियन है तो वो सर हमारे फादर तो नहीं करते, वो भी एमएलए हैं, वो भी एमपी हैं, वो तो नहीं करते ऐसा कुछ। मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज हैपनिंग। जो स्कैम्स आप सुनते हो, फलाना घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, तो वो क्या होता है? सिटीजन का कोई बिजनेस है, सिटीजन वो चीज 10 रुपए की बेच रहा है, मैं कहा सिटीजन 20 रुपए दूंगा, सिटीजन कह रहा वाह दे दो ना प्लीज। मैं कहा बिल तेरे को 600 रुपए का देना पड़ेगा। 10 रुपए की चीज का 600 रुपए का बिल लेके तेरे को पेमेंट 20 की आ जाएगी, तेरा फायदा हो जाएगा। तेरा फायदा, तेरे को 10 की चीज कितने बिकी? 20 में। लेकिन तेरे को बिल में तेरे से 600 का लूंगा और पेमेंट भी तेरे को 600 की दूंगा। 580 रुपए वापस कर दियो कैश में, 580 रुपए कैश में वापसी कर दियो। सर मैंने देखा है होता हुआ। हाँ जी, मेरी फैमिली में होता, मैंने सर ये फैमिली में होता हुआ देखा है। तो चलो अच्छी बात है, यू आर एक्सेप्टिंग दिस, दैट इज ग्रेट कि ऐसी विंडो ड्रेसिंग होती है। समझ रहे हो बात को? तो ये बड़े लेवल पे, जब ये अभी एक ट्रांजैक्शन में 600 रुपए की बोली है, बस इसके आगे जब करोड़ लग जाएगा तो 600 करोड़ की हो जाएगी। भाई देखो उस पार्टी का क्या फायदा, वो 10 रुपए की चीज के, चलो मैंने 20 रुपए नहीं, उसको 100 रुपए दे दिए और इसको मैंने 600 रुपए की पेमेंट करी। मैंने कहा 500 वापस कर दे, तेरी जेब में 100 रुपए आ गए, तेरी 10 की चीज 100 में बिकी, तेरे को तो 90 का फायदा हो रहा है ना। अरे हाँ यार मेरे को तो फायदा है। और यहाँ पे ये 500 सरकार को दिखा देगा जी 600 रुपए की आइटम है, वो आइटम थी उसको जो पड़ी 100 रुपए की पड़ी थी।
और इसका मुंह क्यों बंद रहेगा जिंदगी भर? ये हमेशा इसको 600 की क्यों बोलेगा? हाँ मैंने 600 की बेची थी, क्योंकि इसकी भी तो 10 रुपए की आइटम इसको 100 रुपए मिले थे। इन्वॉल्व तो ये भी है स्कैम में, तो इसलिए ये भी कहीं मुंह नहीं खोलेगा। और कितनों के तो उजागर ही नहीं होते होंगे, कितने सामने ही नहीं आते होंगे। चलो खैर, हम ये बातें करके उन्हें पता नहीं तुम इधर उधर की बातें ले जाते हो पढ़ाई के टाइम पे, कोई ना कोई बातें, क्योंकि थ्योरी पढ़ाते वक्त ऐसी बातें हो ही जाती है, बच्चा कुछ ऐसी बातें पूछ ही लेता है। तो विंडो ड्रेसिंग समझ आ गई आपको क्या कह रहे थे हम? अब तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे समझ आ गई है। Yes, sir. हाँ जी सर। तो पर्दे भी याद करना और आपने दिल्ली कार्स भी याद करना है। ओके, बाय बाय। है मेरे घर में आज गेस्ट भी आए तो मुझे जल्दी छोड़ना था। बाय बाय बच्चों। Bye, sir. और मैं तुम्हारी एक आधे घंटे की क्लास अलग से रखूंगा करियर के ऊपर, वो मैं बताता हूँ जल्दी। फिर तुम्हारे को डिटेल में बताऊंगा क्या क्या ऑप्शंस और हैं और कैसे कैसे आगे चलना है। जो जो इंटरेस्टेड होंगे वहां पे उस वक्त आएंगे, बहुत डिटेल में बताऊंगा, मस्त नॉलेज दूंगा। बाय बाय, गुड नाइट। बाय। बाय सर।